नमस्कार बच्चों। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दो पार्टनर हैं मन और उनका पीएनएल रेशियो दिया है 1:1। ओके, और ये ट्रायल बैलेंस आपको दिया गया है। अब एक काम करते हैं, पहले एडजस्टमेंट ठीक कर लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखिए, आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक पर दिया हुआ है एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक तो ट्रायल बैलेंस में होता नहीं है, इसी को राउंड में लिख लो। उसके बाद प्रोवाइड डेप्रिशिएशन एट 10% ऑन मशीन एंड बिल्डिंग। आपको मशीन एरा यहाँ पे दिख रहा है, उस पर टिक कर लो नंबर 2, और बिल्डिंग आपको उसके नीचे दिख रहा है, उस पर टिक कर लो नंबर 2। डेटर्स ये रहा। कस्टमर्स और सप्लायर्स, ये जो कस्टमर्स होते हैं ना वो डेटर्स होते हैं, और ये कस्टमर्स होते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं। तो कस्टमर्स मतलब जो डेबिट वाले होंगे और सप्लायर्स मतलब जो क्रेडिट वाले होंगे। तो इस पर टिक करना है आपको एडजस्टमेंट नंबर 3। थर्ड नंबर, एंड 10% इंटरेस्ट इज आउटस्टैंडिंग ऑन बैंक ओवरड्राफ्ट। आपको क्वेश्चन में कहीं पे बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं दिखेगा, लेकिन आप जब यहाँ देखेंगे बैंक अकाउंट एंड कैश अकाउंट, तो आपको पता है कि जो कैश होता है वो तो हमेशा डेबिट वाला होता है, इसलिए जो डेबिट में है वो तो कैश है। इसका मतलब जो क्रेडिट वाला है वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ठीक है ना, क्योंकि बैंक का अगर क्रेडिट बैलेंस हो तो ओवरड्राफ्ट होता है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है, इसको आप BOD लिख सकते हो, BOD, लेकिन क्रेडिट वाला होगा। हाँ, इस पर टिक कर लो नंबर 4। उसके बाद गुड्स ऑफ ₹2000 इज मिस्ड आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक। तो सेल्स रिटर्न आपको देखिए ये रहा, गुड्स रिटर्न है, गुड्स रिटर्न, उस पर टिक करना है नंबर 5। और इसमें भी जो क्रेडिट वाला होता है ना, जो ये 14,000 है, ये है, सॉरी ये तो परचेस रिटर्न है डेबिट वाला, ये जो है ये है हमारा सेल्स रिटर्न। ओके, सेल्स रिटर्न, तो इसमें टिक कर लेंगे हम एडजस्टमेंट नंबर 6। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सेल्स से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट हो तो उसकी इफेक्ट डेटर्स पे भी होगी। तो डेटर्स पे ये रहा, डेटर्स मतलब कस्टमर, इस पर 5वां एडजस्टमेंट भी आएगा, चाहे सेल्स हो चाहे सेल्स रिटर्न हो। ओके, तो ये डेटर्स से रिलेटेड होते हैं। चलो, तो बाकी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ जब समझाने लायक होती मैं आपको समझाते जाऊंगा। जैसे कि सबसे पहले है कैपिटल। कैपिटल तो कैपिटल की क्रेडिट में आता है, हमने अकाउंट ऑलरेडी बना कर रखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 17 का। कैपिटल यहाँ पे लिखेंगे 1/4/2016 बाय बैलेंस डेट। ओके, मन का है 2,80,000 एंड मोहन का 2,20,000। टेक्स्ट कैपिटल हो गया। उसके बाद ड्रॉविंग्स, ड्रॉविंग्स डेबिट में आएगा, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 31/3/17 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, पहले में 3,000 और दूसरे में 4,500। ओके, परचेस एंड सेल्स, परचेस ट्रेडिंग में आएगा, तो ट्रेडिंग की डेबिट में लिखेंगे टू परचेस, इनर कॉलम 80,000, आपको पता है परचेस डेबिट वाला होता है, माइनस परचेस रिटर्न। तो परचेस रिटर्न आपको गुड्स रिटर्न जो दिया हुआ है क्रेडिट में 14,000 है, वो है परचेस रिटर्न। अब अगर आप 80,000 में से 14,000 माइनस करेंगे तो आएगा 66,000, ये हो गया परचेस। सेल्स क्रेडिट वाला होता है, तो क्रेडिट लिखेंगे बाय सेल्स 1,20,000। आप इसको अच्छे से समझना। तो पहले तो आपको सेल्स रिटर्न आपको ट्रायल बैलेंस में जो दिया है वो तो माइनस करना ही आपको। ट्रायल बैलेंस में कितना दिया हुआ है
हाँ 16,000, वो तो माइनस कर ही दो। फिर आप अगर देखेंगे यहाँ पर फिफ्थ एडजस्टमेंट, गुड्स ऑफ रुपीज 2,000 इज लिस्ट आउट टू रिकॉर्ड इन सेल्स रिटर्न बुक, मतलब सेल्स रिटर्न 2,000 रुपये और लिखते हैं, वो भी माइनस कर दो, माइनस सेल्स रिटर्न एडजस्टमेंट में भी दिया है ना 2,000, वो भी माइनस हो जाएगा, तो टोटल सेल्स रिटर्न हो जाएगा 18,000। 120 में से पहले 16,000 माइनस करो, फिर 2,000 माइनस करो, तो आएगा आपका 1,02,000, ये हो गया आपका सेल। ओके, चलिए नेक्स्ट परचेस एंड सेल्स होगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा, यहाँ लिखेंगे टू एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, बट कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में 7,000। उसके बाद कैरीज आउटवर्ड, ये भी नहीं आएगा, एक्सपेंस है, टू कैरीज आउटवर्ड 850। उसके बाद मशीन एसेट्स में आएगा, मशीन एसेट्स में मशीन पर एडजस्टमेंट है, देखिए मशीन आपको दिया है 1,50,000, नीचे आपको देखिए उसमें क्या बोला है, परचेस ऑफ मशीन 1/4/2016, तो यहाँ पे प्लस परचेस, कितना परचेस किया 40,000, टोटल हो गया 1,90,000। अब इसमें से माइनस करेंगे डेप्रिशिएशन, एडजस्टमेंट नंबर 2 10% है, 10% माइनस करेंगे तो 19,000। अब इसमें से 1,90,000 में से अगर 19,000 माइनस करेंगे तो 1,78,000 आएगा, 1,71,000, और ये हमारा लॉस है तो P&L क्रेडिट में भी आएगा। 2 DEP ऑन मशीन 19,000। नेक्स्ट बिल्डिंग, ये एसेट्स है, एसेट्स में लिखेंगे बिल्डिंग इनर कॉलम, इस पर भी एडजस्टमेंट है 2,50,000, इसमें भी सेकेंड एडजस्टमेंट है, उस पर 10% डेप्रिशिएशन माइनस DEP 10% 25,000, आउटर कॉलम 2,25,000, और ये P&L क्रेडिट में आएगा। 2 DEP ऑन बिल्डिंग, 2 DEP ऑन बिल्डिंग 25,000। अगेन ऑफिस सैलरी पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो P&L क्रेडिट में आएगा। 2 ऑफिस सैलरी है 15,000। नेक्स्ट ऑफिस सैलरी के बाद है कस्टमर्स, मतलब डेटर्स। बच्चों इस क्वेश्चन की खासियत डेटर्स पे ही है, तो यहाँ का लिखेंगे डेटर्स को अच्छे से समझना। डेटर्स आपको डेबिट में दिया है 25,000। देखिए अब इसके दो एडजस्टमेंट है, एक थर्ड और एक फिफ्थ। अब वैसे देखने जाओ तो पहले थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट आता है, तो पहले थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व करना चाहिए, और बाद में 5वें नंबर का एडजस्टमेंट आता था, बाद में 5वें नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व करना चाहिए। बट इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, हमें पहले फिफ्थ नंबर का एडजस्टमेंट कंपलसरी सॉल्व करना पड़ेगा, और उसके बाद ही हम लोग थर्ड नंबर का एडजस्टमेंट सॉल्व कर सकते हैं। देखो थर्ड नंबर पे जो है ना वो बैड डेब्ट और बैड डेब्ट रिजर्व के बारे में दिया हुआ है, और फिफ्थ नंबर पे जो है वो सेल्स और सेल्स रिटर्न के बारे में दिया हुआ है। तो बच्चों ध्यान रखना, अगर डेटर्स पे बैड डेब्ट और सेल्स दोनों का एडजस्टमेंट हो तो पहले सेल्स वाला एडजस्टमेंट ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि जब सेल्स और सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट पूरा करोगे तभी आपको पता चलेगा कि आपके डेटर्स कितने हैं, और जब तक डेटर्स आपको नहीं पता होंगे
तब तक आप बैड डेट और बैड डेट रिजर्व नहीं कैलकुलेट कर सकते हो। आपको डेटर्स तो पता होना चाहिए ना। जब आपको डेटर्स ही नहीं पता है तो बैड डेट रिजर्व कैसे कैलकुलेट करोगे? बराबर, आपको पता ही नहीं है कि हमारे डेटर्स 50,000 है कि 60,000 है, तो बैड डेट रिजर्व अगर करना हो तो किस पे करोगे? डेटर्स अभी हमको तो टोटल पता ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपको एडजस्टमेंट पे बैड डेट रिजर्व और उसके बाद सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया हो तो पहले सेल्स वाली एडजस्टमेंट को पूरा करना, सॉल्व करना, उसके बाद बैड डेट वाले पे आना। तो देखिए यहाँ पर 2000 का गुड्स जो है सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड करना रह गया। तो सेल्स रिटर्न है तो डेटर्स घटेगा, क्योंकि हमने मतलब डेटर्स ने गुड्स क्या कर दिया, वापस कर दिया। तो देखो सेल्स करते हैं तो डेटर्स इंक्रीज होता है, प्लस होगा, और जब सेल्स रिटर्न होगा मतलब डेटर्स ने हमको सामान वापस कर दिए तो सेल्स रिटर्न क्या होता है, माइनस। तो डेटर्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर देंगे 2000। ये एडजस्टमेंट नंबर 5 हो गया। तो हमारे डेटर्स हो गए 23। अब बच्चों 23 हो गया, अब उसमें थर्ड एडजस्टमेंट देखिए, डेटर्स ऑफ ₹5000 बिकेम इंसॉल्वेंट। अच्छा, 23,000 में से 10,000 के डेटर्स बर्बाद हो गए। बर्बाद हो गए मतलब अब वो हमारे डेटर्स नहीं रहे। अब एक्चुअल में अगर डेटर्स देखा जाए तो हमारे पास केवल 13,000 ही है। 23,000 में से 10,000 के डेटर्स तो चले गए, तो हमारे अब डेटर्स कितने रहे, 13,000। अच्छा, जो 10,000 के डेटर्स चले गए ना, उन्होंने देखो यहाँ पे बोला है 50% अमाउंट विल बी रिसीव्ड एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज रिसीवर्स। मतलब जो डेटर्स बर्बाद हो गए 10,000 के, उनके रिसीवर्स के पास से हमको पता चला कि 50% अमाउंट हमको मिल जाएगी। तो अब डेटर्स तो हमारे 10,000 के चले गए, इंसॉल्वेंट हो गए मतलब गए। अब उसमें से जो हमारा डूब गया 10,000, देखिए अगर कोई भी डेटर इंसॉल्वेंट होता है ना, समझ लीजिए उसके पास से हमको जितने रुपए लेने थे वो भी डूब गए, बराबर ना, डूब गए। तो लेकिन उसके बावजूद भी 50% हमको क्या हो गया, रिकवर हो गया। 50% रिकवर हो गया, तो 50% रिकवर हो गया, इसका मतलब 5,000 हमको वापस मिल गए। तो हमारा डूबा कितना, एक प्रकार से देखने जाओ तो हमारा पैसा डूबा कितना, 5,000। तो यहाँ लिखेंगे बैड डेप्ट एडीजे एडजस्टमेंट में 5,000। तो 5,000 माइनस करेंगे तो आएगा 18,000। अब जब आप बैड डेप्ट रिजर्व करोगे, बैड डेप्ट रिजर्व, तो यहाँ पर लिखेंगे 5%। बच्चों यहीं पे मेन चीज़ होती है। अभी तक के नॉर्मल क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे, पहले डेटर्स में से बैड डेप्ट माइनस करते थे, फिर जो अमाउंट बचती थी उस पर हम लोग बैड डेप्ट रिजर्व करते थे। बट इस क्वेश्चन में 18,000 पर हम लोग बैड डेप्ट रिजर्व नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे डेटर्स है कितने, 23,000 में से 13,000 चले गए थे, 10,000 चले गए, 10,000 चले गए तो बचे कितने, केवल 13,000। तो 13,000 का 5% करेंगे हम लोग, आएगा 650। शॉर्टकट में याद रखना, अगर आपको बैड डेप्ट रिजर्व का प्रोविज़न करना हो तो जो भी हमारे डेटर्स है टोटल डेटर्स में से जितने डेटर इंसॉल्वेंट हो गए उतना माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा उसी पे ही बैड डेप्ट रिजर्व कैलकुलेट करेंगे। वैसे देखने जाओ तो यहाँ पे 18,000 आ रहा है, लेकिन 23,000 टोटल डेटर्स है, उसमें से इंसॉल्वेंट कितने हो गए, 10,000। तो बचे कितने डेटर्स, 13,000। तो 13,000 का 5% करेंगे। ये बात इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। आप डायरेक्ट 18,000 का 5% नहीं कर सकते हो, क्योंकि हमारे डेटर्स केवल 13,000 ही है और बैड डेप्ट रिजर्व डेटर्स पे ही आता है। तो 18,000 में से 650 माइनस करोगे तो 17,350 आएगा। यहाँ लिखेंगे 17,350। ओके, अब जैसे ही डेटर्स पूरा होगा तुरंत आपको प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट पे आना होता है। तो यहाँ लिखेंगे टू बैड डेट, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला, फिर प्लस बैड डेट, कौन सा, एडजस्टमेंट वाला, फिर प्लस बैड डेट, कौन सा वाला, एडजस्टमेंट वाला। ये तीनों को जोड़ करके उसमें से माइनस करते हैं बैड डेट, कौन सा, ट्रायल बैलेंस वाला। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमको दी गई हैं।
बैड डेट ट्रायल बैलेंस में हमको नहीं दिया हुआ है, बैड डेट आपको कहीं नहीं दिया हुआ है, ओके, तो उसको कर दो डैश। बट बैड डेट एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 5000, यहाँ पे लिख देंगे 5000। फिर बैड डेट रिजर्व भी दिया हुआ है, बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट में दिया हुआ है 650, तो यहाँ लिख दो 650 प्लस हो जाएगा। और बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया हुआ है तो एक्स, तो आउटर में दोनों को जोड़ेंगे तो 5650। नेक्स्ट, तो डेटर्स की स्टोरी पूरी हो गई। तो कस्टमर, अब उसके बाद क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स पर कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो लायबिलिटी में 4 लाइन छोड़ करके तो यहाँ पे लिख देंगे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 35,000। नेक्स्ट, उसके बाद गुड्स रिटर्न को तो हमने ऑलरेडी कर दिया। वेट चार्ज, ये परचेस एक्सपेंस होता है, वेट चार्ज, तौलाई जिसको बोलते हैं, वेट चार्ज 450। उसके बाद लोन ऑफ मनी, ये बात ध्यान रखना बच्चों, लोन ऑफ मनी, कभी भी अगर क्वेश्चन में किसी पार्टनर का लोन आए या कोई भी लोन आए तो जरा उसमें से चेक कर लेने का, क्वेश्चन में कहीं पे इंटरेस्ट दिया हुआ है क्या, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये देखिए यहाँ पर दिया है इंटरेस्ट ऑन लोन। कभी भी अगर आपको लोन दिखे ना तो ढूंढने का कहीं इंटरेस्ट ऑन लोन दिया है क्या, या अगर लोन दिखे तो इंटरेस्ट ऑन लोन ढूंढो कहीं दिया है क्या, मतलब दोनों में से एक चीज़ दिया रहेगा तो दूसरा चीज़ ढूंढने का क्या वो दिया है क्या। तो जैसे यहाँ पे लोन है तो देखो आपको लोन और इंटरेस्ट भी दिया हुआ है, अगर ये चीज़ पहले दिया होता तो आपको लोन ढूंढना पड़ता। तो अब देखिए इसकी स्टोरी क्या है, अगर आप कैलकुलेट करते हो, पता है आपको कि लोन कौन है, पार्टनर, पार्टनर के लोन पर हमको कंपलसरी 6% इंटरेस्ट देने होते हैं। तो पार्टनर का लोन है 10,000, 10,000 का अगर आप 6% करते हो तो 600 होता है, लेकिन हमने पेड कितना किया हुआ है 400, इसका मतलब 200 जो है वो आउटस्टैंडिंग है। यहाँ पे लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 400 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट कितना 200, आउटर कॉलम 600। ओके, अब लोन आप लिख दो क्योंकि लोन तो आ ही चुका था पहले से, तो यहाँ पे लिखेंगे लोन ऑफ मनी 400 प्लस आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 200, आउटर कॉलम 6। ओके, ये बात अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। लोन दिखे तो जरा ढूंढ लेना कि कहीं उसका इंटरेस्ट तो नहीं दिया हुआ है, तो हाँ दिया हुआ है यहाँ पे। तो अब सोचो कि कितना दिया है और कितना बाकी है, तो 10,000 का हमने 6% किया तो 600 हो रहा है, और हमें दिया कितना है केवल 400, इसका मतलब 200 रुपये इंटरेस्ट अभी भी बाकी है देना। ओके, चलिए कस्टम ड्यूटी, ये परचेस एक्सपेंस होता है, टू कस्टम ड्यूटी कितना दिया हुआ है 1300, 1300। उसके बाद स्टॉक 1416 है, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, टू ओपनिंग स्टॉक 42,000। इसके बाद ट्रेडिंग एक्सपेंस, ये P&L में आता है, ट्रेडिंग एक्सपेंस टू ट्रेडिंग एक्सपेंस कितना दिया हुआ है 1300। नेक्स्ट वेजेस, वेजेस तो ट्रेडिंग में आएगा, परचेस एक्सपेंस है, टू वेजेस 750, और आउटस्टैंडिंग वेजेस जो होता है वो तो लायबिलिटी होती है, कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग हो तो लायबिलिटी होती है, 2600 लायबिलिटी में आएगा। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग
वेजेस 2600। उसके बाद कमीशन पेड इन एडवांस, अगर कोई भी एक्सपेंस हमने एडवांस में पेड किया है तो हमारी एसेट्स होती है। यहाँ पे लिखेंगे कमीशन पेड इन एडवांस 350, 350। उसके बाद देखो मैं पहले बता चुका हूँ आपको, बैंक अकाउंट है क्रेडिट साइड में है इसलिए वो BOD है। यहाँ पे लिखेंगे बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दिया हुआ है 3000, और उस पर एडजस्टमेंट है बच्चों कि 10% इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है ओवरड्राफ्ट पर। यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10% 300 हो जाएगा। 3000 का 10% 300, तो आउटर में 3300। और ये जो इंटरेस्ट है हमारे लिए एक्सपेंस होगा तो P&L के डेबिट में भी आएगा, टू इंटरेस्ट ऑन BOD 300। उसके बाद कैश है, कैश तो हमेशा एसेट से होता है और वो डेबिट पे ही होता है। कैश बैलेंस डेबिट वाला देखिए कितना दिया हुआ है 20,700, 20,700। नेक्स्ट इंटरेस्ट और लोन हो ही गया है। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, यहाँ लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। बच्चों ध्यान रखना कोई भी इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट्स होता है। इन्वेस्टमेंट इन 8% गवर्नमेंट सिक्योरिटी, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में हमने 30,000 रुपये लगाए हैं और 8% का है तो हमको कंपलसरी 8% इंटरेस्ट मिलेगा ही। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस इंटरेस्ट 10%, 8%, तो 30,000 का 8% 2400 होगा। 2400 जोड़ दो, आउटर में 32,400, और इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट तो तुम्हारे लिए इनकम होगा। यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना 2400, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद करेंट अकाउंट दिया हुआ है बच्चों, इसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मेरे से। यहाँ पे करंट अकाउंट दिया हुआ है तो कैपिटल जो हमने यहाँ कैपिटल अकाउंट लिख दिया था उसको बैलेंस शीट में लिखा था, बस ये छोटा सा मिस्टेक हो गया था, वो मैं भी सुधार दे रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल मन और मोहन। मन का है 280, मोहन का है 220, तो 280 प्लस 220 इक्वल टू 5 lakhs। तो यहाँ पे जो हमने कैपिटल गलती से लिख दिया तो उसको काटना पड़ेगा बस। तो यहाँ पे लिखेंगे करेंट अकाउंट, करेंट अकाउंट का बैलेंस लिखेंगे 1416 करेंट अकाउंट। मन का डेबिट में है तो यहाँ पे लिखेंगे, चलो मैंने ड्रॉइंग्स पहले लिख दिया है कोई बात नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 1416 टू बैलेंस BD। मन का डेबिट में है तो मन को डेबिट में लिखेंगे मन का बैलेंस, और मोहन का क्रेडिट में है तो मोहन का क्रेडिट लिखेंगे बाय बैलेंस BD। मोहन का है 12, ठीक है, तो मोहन के कॉलम में 12,000 लिखें। चलिए उसके बाद जो हमारा एडजस्टमेंट है, सिर्फ पहला एडजस्टमेंट हमारा बाकी है। द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 80,000, इट्स मार्केट वैल्यू इज 10% मोर। देखो हमें क्लोजिंग स्टॉक का रूल होता है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू में जो वैल्यू कम होती है हमको वही लिखना होता है। तो मार्केट वैल्यू जो है वो 10% ज़्यादा है, तो अगर 8,000 का 10% करोगे तो 8,000 आएगा, और उसमें जोड़ दोगे तो 88,000 हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा है। तो अब दोनों में कम कौन है, 80,000 ही है। तो कभी भी मोर वर्ड हो ना तो जो स्टॉक हमको दिया हो ना वही डायरेक्टली हमको लिख लेना होता है। यहाँ पे लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्टली लिख लेंगे हम लोग कितना 80,000।
और ये एसेट्स में भी आएगा। लेस हो तो माइनस करो जरूरी है, लेकिन मोर है तो डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ आप लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक कितना 80,000। सारे एडजस्टमेंट पूरे हो गए। चलो अब सॉल्व करते हैं। पहला जोड़ेंगे कि 1,02,000 प्लस 80,000 इक्वल टू 1,82,000। इधर भी 182 गैप माइनस 42,000 66,000 450 1,300 एंड 750 इक्वल टू 71,500। 71,500 ये हो गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस के पीरियड में। यहाँ लिखेंगे बार ग्रॉस प्रॉफिट 71,500। अब उसके बाद अगर यहाँ पे टोटल करेंगे तो इस क्वेश्चन में डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा है, तो मुझे पहले से पता है, फिर भी जोड़ लेते हैं। 7,000 850 19,000 25,000 15,000 5650 600 1,300 एंड 300 इक्वल टू 74,700। 74,700 डेबिट में भी वही आएगा 74,700। माइनस कर दो यहाँ पे 71,500 एंड 2,400 इक्वल टू 800। ये हो गया लॉस। क्रेडिट साइड में आया तो लॉस। यहाँ लिखेंगे बार नेट लॉस, और ये P&L अकाउंट की डेबिट में भी आएगा। यहाँ लिखेंगे टू नेट लॉस 800। ओके, चलिए टोटल कर लीजिए 800, ये भी 800, गैप भी आएगा 800। यहाँ पे देंगे बार डिविजिबल लॉस। ओके, यहाँ पे लिखेंगे मन और मोहन। मैं पहले बताया था इक्वल रेशियो में इसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, इसलिए पहले वाले का 400 और दूसरे वाले का भी 400। ओके, और ये जो लॉस होता है हमको करेंट के डेबिट में लिखना होता है। यहाँ पे लिखेंगे टू डिविजिबल लॉस। ओके, पहले में 400 और दूसरे में भी 400। चलिए इसको भी क्लोज कर लेते हैं। हाँ अब मन का तो डेबिट का ज़्यादा है 3,000 8,000 एंड 400 11,400। इधर भी आएगा 11,400 और गैप क्रेडिट साइड में आएगा मन का 11,400। ओके, यहाँ आप लिख देंगे 31/3/17 बार बैलेंस CD। अब मोहन का तो क्रेडिट का ज़्यादा है 12,000 क्रेडिट में लिख दो, फिर वही डेबिट में लिख दो 12,000। अब 12,000 में से 4,500 और 400 माइनस कर दो 7,100 यहाँ पे लिख देंगे, और इसका डेबिट में सॉरी यहाँ पे आएगा 7,100 और यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस CD 31/3/17 और ये आ जाएगा। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, जिसका गैप डेबिट में है उसको लायबिलिटी में लिखेंगे। गैप में किसका है, मोहन का। यहाँ पे लिखेंगे करंट अकाउंट मोहन 7,100 और एसेट्स पे लिखेंगे करंट अकाउंट मन कितना है 11,400। अब टोटल कर लेते हैं 5,35,600
और 2600 प्लस 3300 प्लस 7100, 5,00,000 इसमें लोन गलत किया था, लोन ऑफ मंथ 10,000 रुपये है और प्लस 200 आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 10,200 आएगा। गलती से मैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला यहाँ पे लिया था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, मतलब इसमें से 600 माइनस करके 10,200 प्लस कर दो, 5,58,200 आएगा। टोटल इसका आएगा 5,58,200 और यहाँ पर 1,71,000 प्लस 2,25,000 प्लस 17,350 प्लस 350 प्लस 20,700 प्लस 32,400 प्लस 80,000 और प्लस 11,400, 5,58,200 इधर कर दिया। ठीक है, 5,58,000। धन्यवाद।